हाय एवरीवन। तो आज अपन रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस का छठवां पार्ट लेके आ चुके हैं। तो अपन ने जो 20 सेट की क्लासेस स्टार्ट की है उसका छठवां पार्ट है, जिसमें अपन एनटीपीसी या रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो साइरस है, दो व्यक्ति दिए गए हैं यहाँ पर, साइरस और निखिल। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 18 वर्ष पहले है ना, अगर निखिल की आयु 1 वर्ष थी तो इससे 2.5 गुना आयु साइरस की थी। यही कहा गया है। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो उनकी वर्तमान आयु है ना दोनों की, उसका जो योग है ना वो 92 साल है। तो मैं कहूँगा कि वर्तमान आयु का योग 92 साल है, तो जो 18 वर्ष पहले इनकी जो आयु रही होगी उसका योग कितना होगा? तो आप कहोगे उसका योग होगा 92 में से 36 को घटा दो आप, क्योंकि 18 साल साइरस की उम्र बढ़ गई तब से, और निखिल की आयु भी 18 साल बढ़ गई। तो मैं कहूँगा 92 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 56 आएगा। तो मैं कहूँगा कि 18 साल पहले इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। लेकिन इनकी आयु का योग क्वेश्चन में अपन को कितना दिया गया है? साइरस की आयु 2.5 और निखिल की आयु 1 अर्थात 3.5। तो 3.5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 56। तो अपन को किसकी आयु ज्ञात करनी है? तो आप कहोगे निखिल की। तो निखिल की कितनी है यहाँ पर? आप कहोगे 1। तो अपन को 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इस दशमलव को अगर अपन को हटाना है तो यहाँ पर अपन 0 लेंगे। अब मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 7 है 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10। अब मैं इसको 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 छंग 42। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। अर्थात निखिल की जो आयु है वो 18 साल पहले 16 वर्ष की थी। तो अभी उसकी आयु कितनी होगी? तो अभी उसकी आयु होगी 16 वर्ष प्लस 18 वर्ष इज इक्वल टू 34 वर्ष। तो 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की जो लंबाई दी गई है, आप ध्यान से देखना, ट्रेन की जो लंबाई दी गई है, ट्रेन की लंबाई वो दी गई है 300 मीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्लेटफॉर्म को जब ये पार करती है, प्लेटफॉर्म को, तो उसको लग जाते हैं 39 सेकंड। जबकि अगर एक खंबे को पार करती है, खंबे को, तब उसको समय लगता है 18 सेकंड। और अपन से पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो अब आप ध्यान से देखना कि ये कोई लंबाई का प्लेटफॉर्म होगा ए। ध्यान से देखना ए। तो इसको ट्रेन पार करने का मतलब क्या है कि यहाँ से ट्रेन आई, अगर ट्रेन ए है तो पूरे तरीके से पार इसको तब करेगी जब वो इस स्थिति में पहुंच जाएगी। तो यहाँ तक तय करने के लिए अगर वो पॉइंट यहाँ से अगर चलना शुरू कर देती है, तो यहाँ से जब तक वो यहाँ नहीं पहुंच जाती, उसका पूरा पार्ट बाहर नहीं जाता, तब तक वो प्लेटफॉर्म को पार नहीं करेगी। तो इस दौरान उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो आप कहोगे इस दौरान उसे अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी, अर्थात ट्रेन की जितनी लंबाई होगी, और साथ में उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई तो अपन को दी गई है कि 300 मीटर है, लेकिन अपन को प्लेटफॉर्म की दूरी नहीं दी गई है कि प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है। अब दूसरी स्थिति पे आओ। दूसरी स्थिति में यहाँ पर एक खंबा है मेरे भाई, यहाँ पर अब ट्रेन इसको पार कर रही, तो इसको ये पूरे तरीके से पार कब करेगी? जब इस प्रकार की स्थिति होगी। तो इस दौरान ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? तो इस दौरान ट्रेन उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी ट्रेन की लंबाई है।
और ट्रेन की लंबाई है कितनी, तो आप कहोगे ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। तो मैं कहूँगा कि ट्रेन की लंबाई अगर 300 मीटर है तो इसको ट्रेन की लंबाई अगर 300 मीटर है और ट्रेन को प्लेटफॉर्म अर्थात ए दूरी मतलब प्लेटफॉर्म की दूरी और अपनी लंबाई दोनों को दूरी तय करने में 39 सेकंड का समय लगता है। अब आप ध्यान से देखना, जबकि खंबे को पार करने में अर्थात जब वो 300 मीटर की दूरी तय करती है तब उसको 18 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करने के लिए उसको 19 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि 300 मीटर की दूरी जब यहाँ तय करती है अगर उसको यहाँ पर 18 सेकंड लगते हैं तो यहाँ पर भी जब उसने 300 मीटर की दूरी तय की होगी तो यहाँ पर भी उसको 18 सेकंड ही लगे होंगे। तो बचे कितने सेकंड, तो आप कहोगे 19। तो अब ये क्वेश्चन एकदम आसान बन गया कि 300 मीटर की दूरी ट्रेन तय करती है कितने में, 18 सेकंड में। ध्यान से देखना, तो 21 सेकंड में नहीं, आई एम सॉरी यहाँ पर 21 होगा, 19 नहीं होगा, क्योंकि 21 और 18 39 होता है। तो 21 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो अब आप ध्यान से देखना, इसको मैं काटूंगा 3 से, 3 छंग 18, 30 7 21, 6 कम 6, 6 पंचे 30 और 6 30 7 21 और जस्ट अ सेकेंड, यहाँ आ गया 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 1 0 5 7 35, 350। तो 350 मीटर इस ट्रेन की लंबाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 60 मीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटे कम समय लेगा। अर्जुन की आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन सिर्फ ऑप्शन का सहारा लेंगे। अपन इस तरह डिटेल तरीके से नहीं सॉल्व करने जाएंगे, वरना उसमें बहुत सारा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए मैं ऑप्शन से किस प्रकार करूंगा, आप यहाँ से देखते रहना कि अर्जुन की जो आरंभिक चाल है वो अपन को ज्ञात करना है। तो अगर अर्जुन की आरंभिक चाल अगर 15 किलोमीटर थी तब उसको 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता होगा, तो आप कहोगे तब उसको समय लगता होगा 4 घंटे। अगर इसको 4 घंटे लगता था आरंभ में तो रोहित को इससे 2 घंटे कम लगता था, तो रोहित को कितना लगता होगा, तो आप कहोगे रोहित को 2 घंटे लगता होगा। तो अगर रोहित को 2 घंटे का समय लगता होगा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे उसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं कहूंगा कि जब इसने अर्जुन ने अपनी स्पीड दोगुनी कर ली तो अर्थात 15 से 30 कर ली, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, फिर अपन को 1 घंटे का अंतर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अगर 30 की स्पीड से अगर ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो इसको भी 2 घंटे लगेंगे और इसको भी 2 घंटे लगेंगे, तो ये अपना ऑप्शन नहीं है। अब देखिए अगला ऑप्शन। अगला अपन 25 और 5 को अभी ट्राई नहीं करेंगे। 25 को इसीलिए ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 25 60 से डिवाइजेबल नहीं है, तो इस ऑप्शन को मैं अभी छोड़ूंगा। अभी मैं 10 को चेक करूंगा। देखना इस प्रकार का दिमाग आपको एग्जाम में भी लगाना है। अब मैं 10 को चेक कर रहा हूँ कि अगर अर्जुन की स्पीड 10 है तो उसको 6 घंटे का समय लगता होगा, तो रोहित को अपन को 4 घंटे का समय लगाना है, तो रोहित की स्पीड को अपन को 15 किलोमीटर प्रति घंटा लेना पड़ेगा, तब इसको 4 घंटे लगेगा। अब लेकिन जब अर्जुन अपनी स्पीड को 10 से 20 करेगा अर्थात दोगुना करेगा तब उसको कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे तब इसको 3 घंटे का समय लगेगा। मैं कहूँगा बन गई बात, क्योंकि रोहित को यहाँ पर 4 घंटे का समय लग रहा है और इसको 3 घंटे का समय लग रहा है। और क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जब अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर देता है तब रोहित से 1 घंटे का कम समय लगता है, क्योंकि अर्जुन को यहाँ पर 3 और रोहित को यहाँ पर 4 लग रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात नोट करना कि एग्जाम में इस प्रकार की क्वेश्चंस को करने का ऑप्शन से अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 और 17 मीटर हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप ध्यान से देखना समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है कि जैसे एक मैं लाइन खींच रहा हूँ, एक दूसरी लाइन, तो अगर ये भुजा है इसके समानांतर अगर ये 2 भुजाएं हैं
तो इसको कहेंगे समांतर चतुर्भुज। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी और डी। तो ए इसका एक विकर्ण है, इसका नाम हो गया बी और सी। अब आप ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसकी दो जो भुजाएं दी गई हैं वो 12 और 17 है, अर्थात इसकी लंबाई बी से लेकर डी तक की 12 है और सी से लेकर डी तक की 17 है। अब उनको एक विकर्ण की लंबाई भी दी गई है, विकर्ण की लंबाई दी गई है 25 मीटर। तो एक त्रिभुज नहीं बन गया बी सी और डी, तो बी सी डी एक त्रिभुज बन गया मेरे भाई, बी सी और डी एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अपन निकाल ही सकते। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए अपन को पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो 25 और 12 कितना होगा 37, 37 और 25 और 12 कितना होगा, तो 25 और 12 होगा 37, 37 और 17, 37 में 17 ऐड करो, 37 और 17 होता है 54, 54 का आधा होता है 27। तो इसका अर्ध परिमाप आ गया BCD का S। अब अर्ध परिमाप से क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर क्या आएगा 27, 27 माइनस 25 करेंगे तो 2 आएगा, 27 माइनस 17 करेंगे तो 10 आएगा, 27 माइनस 12 करेंगे तो 15 आएगा और रूट में। अब यहाँ से देखना आप कि 27 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणे 3 और इसको लिख सकते हैं गुणे 2, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और इस 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो अब आप ध्यान से देखना कि 9 से 3 बाहर आ जाएगा और इस 3 से एक 3 और बाहर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना इस 2 से ये 2 बाहर आ जाएगा और इस 2 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया 15, 5 × 15, 15 × 45, दूनी 90। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 90। तो जितना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज में, उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा किसका, ACB का। तो 90 ए है और 90 ए है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, तो आप कहोगे टोटल क्षेत्रफल हो गया 180। तो 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन मेरे भाई कोई भी प्रैक्टिस सेट में नहीं उठा रहा है, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस को नहीं छोड़ूंगा, आपकी एक बेहतर से बेहतर तैयारी करवाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आप ध्यान से देखना, मेरा डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन आप उसकी चिंता मत करना। देखिए ये एक अगर सर्कल है तो उसमें कहा गया है कि एक सर्कल का अर्धवृत्त लो, अर्थात ये एक अर्धवृत्त है। यहां से देखना, मैं कहूंगा ये इसका सेंटर है। अब उसमें क्या कहा गया कि इसमें जो एक वर्ग खींचा जाता है तो उस वर्ग की अधिकतम साइज क्या है। तो मैं कहूंगा कि ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है। अब उसमें कहा गया है कि इसकी अधिकतम साइज क्या होगी। तो अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहाँ से, अगर ये केंद्र है तो इसको अगर मैं यहाँ से मिलाऊं, अब आप ध्यान से देखना तो ये क्या होगी, तो आप कहोगे ये तो रेडियस है, क्योंकि सेंटर से अगर त्रिभुज की किसी भी परिधि वाले पॉइंट को अगर अपन मिलाते हैं तो वो दूरी क्या कहलाती है, तो आप कहोगे वो दूरी त्रिज्या कहलाती है, अर्थात ये इस वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या की लंबाई कितनी दी गई है क्वेश्चन में, तो आप कहोगे वो 10 है। मैं कहूंगा ये क्या है, तो आप कहोगे ये वर्ग की भुजा है, और मैं वर्ग की भुजा को मान रहा हूँ कि वर्ग की भुजा ए है। अब मैं कहूंगा कि अगर इसको मैं नाम दूं ए और इसको नाम दूं बी और इसको नाम दूं सी, तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरे वर्ग का हिस्सा है, ये पूरा वर्ग बन रहा है और वर्ग में जो प्रत्येक भुजा के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अब मैं कहूंगा कि ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे कि ए से लेकर सी तक की दूरी मेरे को क्या पता कितनी है, तो मैं कहूंगा कि अगर ये पॉइंट बराबर का है तो जितनी दूरी इस साइड होगी ए से इस साइड होगी, उतनी ही दूरी ए से इस साइड होगी, क्योंकि केंद्र से ए परिधि तक की दूरी है यहाँ और ए केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो दोनों बराबर ही होंगी। तो मैं कहूंगा कि ए से लेकर सी तक की दूरी
उतनी ही होगी जितनी ए से लेकर, अगर इस पॉइंट को मैं बी नाम दूं, इस वाले बी तो दे दिया है एक्चुअली, डी नाम दूं, तो बी से लेकर ए से लेकर डी तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी ए से लेकर सी तक की दूरी होगी, अर्थात ये वर्ग की भुजा की आधी दूरी होगी। तो इसको आप पॉइंट को याद भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो, ज़्यादा समझने में ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर लग रहा है। तो अब आप ध्यान से देखना, अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी तो ये बड़े से बड़ा वृत्त नहीं बनेगा, मतलब बड़े से बड़ा वर्ग नहीं बनेगा। स्थिति तो ऐसे भी हो सकती है कि मैं इसको वर्ग को यहाँ बना दूं, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं होगा। जो सबसे बड़ा होगा उसमें ये पॉइंट क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो दूरी है AC की लंबाई AD के बराबर होगी। तो अब आप ध्यान से देखना कि अगर ए दूरी बराबर है, ए दूरी बराबर है, तो ये होगी दूरी a/2। अगर वर्ग की भुजा की लंबाई ए अपन ने मानी है तो ए से लेकर सी तक की दूरी a/2 होगी। तो अब मैं कहूंगा कि इस त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं आप। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप कहोगे पाइथागोरस प्रमेय से ये जो BA बराबर होगा 10 का वर्ग कितना है, तो आप कहोगे 100। मैं कहूंगा इसके बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे BC का लिए अपन ने मानी है दूरी a, तो इसका a², और AC के लिए दूरी अपन ने मानी है a/2, तो a²/4 होगा। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं तो इसके बटे में भी 4 आ जाएगा, और मैं इस 4 का अगर यहाँ पर पक्षांतर करूं तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 4a² प्लस 4a² प्लस a² हो जाएगा 5a²। अब मैं 5 से इसको अगर काटता हूं तो यहाँ पर 80 आएगा, और a² की वैल्यू 80 आ गई। अब मैं पूछूंगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहोगे भुजा गुणे भुजा, और वर्ग की भुजा कौन है, आप कहोगे a है। तो अर्थात a गुणे a, जिसे अपन a² भी लिख सकते हैं, उसी की वैल्यू अपन को मिल गई कितनी, 80। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ए है। ये क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड का है, लेकिन मैंने इसको लिया है। इसमें कहा गया है कि समीकरण 2y² माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0 के हलों का योग कितना होगा। तो हलों का योग से मतलब ये है कि जो इसके जो मूल निकलेंगे ना, जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूल नहीं निकलते अल्फा और बीटा, तो उन्हीं का योग पूछा गया है। तो मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मूलों का योग अगर अल्फा प्लस बीटा में कहूँ तो इसका योग होता है -b/a। तो इस वाले समीकरण की तुलना में कहूँगा ax² प्लस bx प्लस c से अगर अपन करते हैं तो b बराबर वैल्यू कितनी दी गई है, तो आप कहोगे b बराबर वैल्यू दी गई है -6। तो मैं कहूँगा कि -6 इधर आएगा, और a की वैल्यू कितना दी गई, क्योंकि मूलों का योग होता है -b/a, a की वैल्यू दी गई है 2। तो अब आप ध्यान से देखना, यहाँ से आ जाएगा 6/2 अर्थात 3। तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ए है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदु 1 2 3 4 और जो सी वाला बिंदु है 4 1 एक ऐसे त्रिभुज हैं कि शीर्ष हैं जो खालिस्तान प्रकार का त्रिभुज है। तो मतलब जो ये शीर्ष के पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3 4 और 4 1, अपन को इससे बताना है कि त्रिभुज किस प्रकार का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं तीनों पॉइंट के। एक दिया गया है 1 2, दूसरा दिया गया है, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं 3 और 4, और सी वाले के निर्देशांक दिए गए हैं क्या, 4 और 1। तो इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बिंदु के निर्देशांक अपन को 0 बनाने हैं। अगर अपन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो मैं कहूँगा इस ए वाले को अपन 0 कैसे बना सकते हो। तो आप कहोगे कि इस एक में से एक घटा दो, मतलब एक्स वाले टर्म में से एक घटा दो और वाई वाले में से 2 घटा दो, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये 0 0 बन गया। मैं कहूँगा अगर इसमें से -1 किया हो और इसमें से -2 किया है तो इस सभी में करना पड़ेगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2.2। अब इसमें से देखिए 4 में से 1 जाएगा 3, और 1 में से -2 जाएगा तो क्या आएगा -1। अब आप ध्यान से देखना कि अगर अपन को इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है, अगर ओ से इस तक की दूरी याद करनी है तो इसका सीधा होगा कि इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर
और प्लस 2 का स्क्वायर, इनको जोड़ दो तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 4 कितना होता है 8। तो इन दोनों के बीच की दूरी आ गई √8 इन दोनों के बीच की। अब मैं कहूँगा इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, इन दोनों के बीच की दूरी निकलेगी 2 में से 1 को घटाओ, 2 में से 3 को घटाओ तो आप कहोगे आएगा -1, -1 का स्क्वायर होगा 1। अब मैं कहूँगा 2 में से इसको घटाओ -1 को, तो 2 में से -1 घटेगा तो 3 हो जाएगा और 3 तिरका होता है कितना 9। तो इसकी वैल्यू आई 9 + 1 अर्थात √10। अब मैं कहूँगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी आई, तो उसके लिए इसका स्क्वायर करो, 3 तिरका 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 9 + 1 तो √10। तो √10 और √10 दो वैल्यू सेम आई, √8 एक तीसरी वैल्यू अलग आई। तो एक किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप कहोगे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात इसको यहाँ पर भी आप समझ लो, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो एक स्थिति कैसी है कि एक पॉइंट 0, 0 पर है, दूसरा पॉइंट 2, 2 पर है, तीसरा पॉइंट 3, -1 पे है। तो मैं यही तो कह रहा था कि इसके बीच की दूरी अगर अपन को लिखनी है ओ से लेकर 2, 2 तक की, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड कर दो तो आएगा 8। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो 2 में से 3 जाएगा -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से 1 दो में से 1 जाएगा तो बेसिकली अपन ने क्या इस यहाँ पर -1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 9 और 1 10 तो √10 और इन दोनों के बीच की दूरी 3 तिरका 9 और 1 का स्क्वायर 10 तो √10। तो यहाँ से भी वही आ गया और यहाँ से भी वही आ गया, तो किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 हैं तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। बहुलक बराबर होता है 2 × माध्यिका -3 × माध्य। माध्यिका कितनी दी, माध्य दिया गया है 4, 4 × 3 होगा, -2 × माध्यिका, माध्यिका दी गई है 5, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 4 थी 12। आई एम सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी, 3 × माध्यिका 2 × माध्य होता है। आई एम सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 3 × माध्य तो 5 × 15 होगा और 2 × माध्य तो 3 दूनी 6 होगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मेरे को भी हजारों बार कंफ्यूज कर चुका है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि बहुलक का फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए। वो होता है 3 × माध्यिका -2 × माध्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टेज 2 में पूछा गया है एनटीपीसी में, तो मेरे को ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर लगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया गया है x × x + y + z बराबर 30, y × x + y + z बराबर 64, z × x + y + z बराबर 50। तो मैं कहूँगा इन तीनों को अगर आप जोड़ दो ना एक बार, x + y + z प्लस y, x + y + z प्लस z, x + y + z, तो ये बराबर होगा किसके 30 और 64 कितना होगा 30 और 60 94, 94 और 50 144 के। अब मैं कहूँगा कि सब में x + y + z है, x + y + z है, x + y z है, तो इसको कॉमन ले लो। तो यहाँ से x + y + z को अगर अपन कॉमन लेंगे तो अंदर भी x + y + z ही बचेगा, तो ये बेसिकली x + y + z का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से x + y + z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 बराबर 12। तो अपन से क्या पूछा है कि 2x + y + z की वैल्यू कितनी है, तो 2x + y + z की जो वैल्यू है वो 12 × 2 अर्थात 24 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को उठाता हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को इसी वजह से स्किप कर जाते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस का लेवल एकदम हार्ड लेता हूँ, मैं सरल क्वेश्चन नहीं कराता।
क्योंकि अगर आप सरल क्वेश्चन करके जाओगे तो एग्जाम में जरूर क्वेश्चन छोड़ के आओगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये कोई वर्ग है, आई एम सॉरी घन है, अगर ये कोई घन है, यहाँ से इस प्रकार से देखना आप, अगर इसको अगर अपन घन समझें, आप ध्यान से देखना, और बेसिकली ये ठोस घन है। ठोस घन का मतलब ये है कि ये एकदम मजबूत घन है, इसके बीच में गैप नहीं है। ठोस घन का मतलब होता है कि वो फुलफिल है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि ये जो घन की लंबाई है या घन की एक भुजा की ऊंचाई, जो भी कह लो, घन में बेसिकली सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वो 6 है। तो इसमें गोले का अपन को आयतन याद करना है, इससे अपन को काटना है। तो गोला अपन को इस प्रकार से काटेंगे ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर अपन एक गोला काटेंगे तो इस गोले की जो अधिकतम त्रिज्या है, जो इस गोले की अधिकतम त्रिज्या है वो होगी कितनी, इस गोले की अधिकतम त्रिज्या है वो होगी कितनी, 3 होगी। गोले का व्यास एक्चुअली देखना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी 6, लेकिन ये गोले की त्रिज्या नहीं है, ये गोले का व्यास है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो मैं लिखूंगा कि गोले का जो व्यास है ना, गोले का जो व्यास है ना, वो 6 है, त्रिज्या 3 होती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि जब भी किसी घन में से अधिकतम आकार का गोला काटा जाएगा तो उसकी त्रिज्या घन की भुजा की आधी होगी। अब देखना कि अगर गोले की त्रिज्या 3 है तो इसका अपन को आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है, तो आप कहोगे 3 × 3 × 3। तो इस 3 से 3 तो काट दो, तीतर का 9, तीतर का 9 और 9 का गुणा अपन को करना है 4 के साथ, तो होगा 9 × 4 = 36 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो आज की अपन ने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अपन ने एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को किया है। तो अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहते हैं और 20 सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप निसंदेह एनटीपीसी के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को फोड़ पाएंगे। और मैं यहाँ पर जो कोई टीचर नहीं कराता है उस प्रकार की क्वेश्चन कराता हूँ। तो अगर आप कहीं और भी तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को लगातार देखते रहना, क्योंकि उनसे जो क्वेश्चन छूट जाएगा वो यहाँ पर कंप्लीट मैं करा दूंगा। तो चलिए आज यहीं रहने देते।